नमस्कार दोस्तों विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भविष्यवाणी एक बार फिर से सच हो गई है। जी हां, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, उनकी सरकार को लेकर के, बीजेपी को लेकर के अक्सर चेताने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने उस समय में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात को माना नहीं, लेकिन बाद में आखिरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात को मोदी को मानना पड़ जाता है। और ये कोरोना काल से लेकर के अलग अलग समय काल पर राहुल गांधी ने जिन बातों को कही, उन तमाम सारे बातों लगातार सच होते गए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक और बहुत बड़ी बात कही थी, जिसको लेकर के मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने देश के आम लोगों से 24,000 करोड़ रुपए की वसूली की है। इस रकम को समझिए, 24,000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम होती है। इतना पैसा देश के आम लोगों से नरेंद्र मोदी सरकार ने, विपक्ष के नेता राहुल गांधी का कहना था कि हम ये पैसा जो नरेंद्र मोदी सरकार ले रही है उसको नहीं लेने देंगे। अब जाकर के इस पैसे के ऊपर, इस तरह के मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी अपनी फैसला को पलटते हुए नजर आ रही है। बहुत बड़ी खबर होती है, समझिए ध्यान से। सबसे पहले समझिए कि 6 अगस्त 2024 को एक ट्वीट किया था राहुल गांधी ने। वो अपने ट्वीट में क्या लिखा था राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल ने लिखा कि जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट के भीतर किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसीलिए पाई इकट्ठा करके हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों देशवासियों, करोड़ों हिंदुस्तान वासियों से नरेंद्र मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूले थे। हर अति से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भारतीय जनता पार्टी सरकार के असंवेदनशील सोच का परिणाम है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी मुक्त करना ही पड़ेगा सरकार को। दरअसल हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कोई भी व्यक्ति भरता है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एक जीएसटी के तौर पर सरकार ले लेती थी। जी हाँ, ये बहुत विचित्र कहानी होती है जी, कि कोई व्यक्ति जैसे तैसे करके अपने बुरे वक्त के लिए, आने वाले समय में बुरे वक्त हो उसके लिए पेट काट करके एक पाई जोड़ करके पैसा जमा करता है। उसमें से भी सरकार अपनी पैसा ले लेती है। जैसे आप मान लीजिए किसी होटल में खाना खाने जाते हो, उस पर भी जीएसटी। पेट में भूख लगी है और आप खाना खाने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए उसमें से अगर 100 रुपए का खाना खाया, उसमें भी से 20-25 रुपए सरकार खा लेती है। आप खा रहे हैं, होटल के मालिक खिला रहा है, दोनों के बीच सीधा लेन देन है, लेकिन वहां पर से भी सरकार सीधा खा जाती है। तो ऐसे जीएसटी के तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस में से भी सरकार पैसा खाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस फैसले को अब पलटती हुई नजर आ रही है। उस बात को भी समझिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी हो सकता है खत्म। इस वर्ग को सरकार देगी बड़ी सौगात। चर्चा इस बात पर भी हुई है कि अन्य नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर के ऊपर छूट दी जा सकती है। वहीं पहले से लगने वाला करीब 18% जीएसटी वो घट सकता है। मतलब अपने आप में बहुत अजीब कहानी होती है ना, कि सरकार जब तक झुकती नहीं है, जब तक पीछे हटती नहीं है, तब तक कोई मजबूती के साथ उसके सामने कोई डट करके खड़ा नहीं होता है। अगर कोई नरेंद्र मोदी के सामने, आंख के सामने आकर के आंख मिला के खड़ा हो जाए, तो नरेंद्र मोदी जी माफी मांगने से गुरेज नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला के अंदर ताकत होनी चाहिए, किसानों के अंदर ताकत थी और किसानों के सामने न केवल नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, बल्कि ये कहे कि माफी तक मांगनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी को। वो अलग बात है कि दोबारा से इस तरह की बात सोचने की ताकत आ रही है, दोबारा से किसान कानून पर बात होने लगी है। देखते रहिए आने वाले वक्त में क्या सब होता है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन मुद्दों पर साफ साफ कहा कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगाते हैं, ये नहीं लगने देंगे अब, और वो होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुनीत ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 2024 को राहुल गांधी ने हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने की मांग किया था। मौजूदा सरकार से 20 अक्टूबर 2024 को खबर आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर लगने वाला जीएसटी अब खत्म हो सकता है। सरकार तुम्हारी भैया, सिस्टम हमारा। तो बार बार कांग्रेस पार्टी तो इस बात को दोहरा रही है, राहुल गांधी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि सरकार के भीतर भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन सरकार कैसे काम करेगी, इतनी ताकत अब हमारे पास में है, हम सरकार को चलाएंगे, हम सरकार को दिशा निर्देश देंगे। समझिए, इस तरह की बातें लगातार सामने आ रहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, उसके सामने नरेंद्र मोदी सरकार को बार बार झुकना पड़ रहा है। और ये 240 का असर होता है, वरना अगर 400 पार अगर भारतीय जनता पार्टी के पास होता, 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार होता, तो जीएसटी घटने की जगह बढ़ता। वो
इस बात का आप खूब ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक बात और समझिए कि किस प्रकार से, ये भी बड़ी बात होती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक के बाद एक लगातार फैसले वापस लिए। सारे फैसले जो है उसको लेकर के अब 240 का असर कहीं ना कहीं साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जी हां, आप समझिए कि नरेंद्र मोदी सरकार ने, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लेटरल एंट्री का जो मामला था, लेटरल एंट्री का मामला मात्र 3 दिनों के भीतर उसको वापस कर लिया था। यूपीएससी के भीतर लेटरल एंट्री की वैकेंसी मात्र 3 दिन के भीतर उसको रद्द कर दिया था। इसके भीतर खेल हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूपीएससी के भीतर लेटरल एंट्री के माध्यम से भर्तियां कर रही थी, और मतलब उसके अंदर क्या था, एससी एसटी और ओबीसी के लिए कोई कोटा नहीं था। इस पर विपक्ष ने पुरजोर तरीके से अपना विरोध जताया और मोदी सरकार को इससे कदम पीछे लेना पड़ा, और मात्र 3 दिन के भीतर इस वैकेंसी को, जो 45 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, इसको वापस लेना पड़ा। ये हाल के मात्र 4, 5, 6 महीने सरकार के जो चर्चा में बीते हैं, इसके भीतर के दौरान की तमाम सारे जो मुद्दे पर सरकार को कदम पीछे लेना पड़ा है। दूसरा, वक्फ बोर्ड के अंदर जेपीसी को, वक्फ बोर्ड मामला को जेपीसी में भेजना पड़ा। सरकार के पास इतनी संख्या थी कि उसको आसानी से पास करवा सकती थी लोकसभा के भीतर, लेकिन पास करवाने के बावजूद भी सरकार को इसको जेपीसी के पास इसलिए केवल भेजना पड़ा क्योंकि सरकार अब बैसाखियों के बलबूते चल रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के जरिए केंद्र के भीतर नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने अंदर खाने विरोध जताया और सरकार ने इसको उठा करके जेपीसी में भेज दिया। जेपीसी की 1-2 बैठक जरूर हुआ, 2-3 दिन पहले एक और चर्चा थी, बैठक हुई थी जिसमें विपक्ष ने उसका बाइकआउट कर दिया था। उसके बाद आप देखिएगा ब्रॉडकास्ट बिल 2024, वह भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को वापस लेना पड़ा। केंद्रीय मंत्री अजनबी वैष्णव ने मानसून सत्र में ब्रॉडकास्ट बिल पेश किया था। सरकार का कहना था कि इससे ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फैलाए जाने वाले हेट स्पीच, हेट न्यूज और अफवाहों को रोकना संभव होगा। ये भी सरकार को वापस लेना पड़ा। दरअसल ये ब्रॉडकास्ट बिल जो था, ये कुछ नहीं, एक तरीके से ये कहे कि यूट्यूब के ऊपर, या फिर ये कहे कि आजाद पत्रकारिता जो करते हैं, आजाद जो थे सरकार या विपक्ष का, या किसी प्रकार से किसी तरह का जिनका कोई डायरेक्ट लेन देन होता है, उनसे आजाद होकर के अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से कहते हैं। ये पत्रकारों की नई जमात यूट्यूब के ऊपर जैसे ही आई, अब ब्रॉडकास्ट बिल ला करके इन सब की, ये जो प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पर भी सरकार अंकुश लगाना चाह रही थी, सबकी मुंह बंद कराना चाह रहे थे। यानी बहुत सारे नियम बनाए गए थे कि आपकी इतनी बड़ी टीम होनी चाहिए, आपको आपका कंटेंट बनाने से पहले किसी को दिखाना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तमाम सारे झमेले सरकार लेकर के आ रही थी कि आखिरकार अंत में इसको सरकार को वापस करना पड़ा। बड़ी बात यह होती है कि सरकार जब इस बिल को लेकर के आई थी तो सरकार ने अपने लोगों को केवल भेजा था, ब्रॉडकास्ट बिल लेकर के आप आते हैं भैया, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, आप यूट्यूब के लिए ब्रॉडकास्ट बिल को लाते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों को तो उसके भीतर भेजिए कंटेंट, ताकि वो बता सके, वो शामिल हो सके इसके भीतर क्या सही है क्या गलत है। यानी सरकार ने जो ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के आ रही थी, केंद्र सरकार, इसको भेजा भी तो सरकारी जो कहते हैं ना गिना चुना चुनिंदा पत्रकार होते हैं ना, जो कहते हैं गोदी पत्रकार, उस तरीके को उन लोगों को भेजा। बाकी इंडिपेंडेंट तरीके से जिनको जो काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके पीछे कोई खबर नहीं आई कि क्या चीज किस तरीके से की जा रही है, कोई ऐसी बातें नहीं। जैसे ही सरकार वापसी लिया इस बिल को, तो वो कहा कि इसको वापस कर दीजिए, इसको किसी को दिखाइए मत। इतना चोरी छिपे किस तरीके का काम करे? लोकतंत्र के भीतर इस तरह का काम तो सही नहीं है ना। लोकतंत्र के भीतर चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया। अगर मीडिया के लिए कोई कानून देश के भीतर बनाया जा रहा है और मीडिया के भीतर इस तरह अपने लोग से बात करने से इस तरह का माहौल बनाते हैं। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम्स के ऊपर भी सरकार ने बदलाव किया। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, न जाने किस तरह की सोच के बाद इस तरीके से इस बार जो अपना जो बजट पेश किया था, तो उस दौरान इस तरह का प्रावधान रखा। उसके बाद जैसे ही विपक्ष के इसके ऊपर प्रेशर पड़ा, उसके बाद फिर से निर्मला सीतारमण को इस तरह की बिल को वापसी लेना पड़ा। इसके बाद SC ST रिजर्वेशन के ऊपर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोटा पर कोटा विद इन कोटा कहा, यानी उप वर्गीकरण का जो मामला था SC ST के भीतर का, और उसके ऊपर जो है मौजूदा सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा और सरकार को आखिरकार उस बिल को भी वापस लेना पड़ा। तो एक के बाद एक लगातार 4 महीने के भी अंदर सरकार के ऊपर वो तमाम सारे झटके हैं जो सरकार को लगातार झटका लगते रहा, और सरकार को इन तमाम लोगों की वजह, तमाम चीज को वापस लेने की वजह से सरकार की किरकिरी भी हुई, काफी मजाक भी बना। अब सरकार वो समझ चुकी है कि अब वो हालात नहीं है कि किसान आंदोलन, CANRC के तरह या दिल्ली के भीतर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो शुरू करवा दे। तो हालांकि ये कह सकते हैं आपकी कुछ चीजें अभी भी चलती है, ऐसा नहीं होता कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार सीधी हो गई है, सतर्क हो गई है, अब किसी तरह की उसके अंदर कोई कमी नहीं है। अभी भी
लद्दाख भवन के भीतर क्या कुछ होता है 15 दिनों से, वहां से आकर के दिल्ली के भीतर सोनम वांगचुक करके आके बैठे, उनको लद्दाख भवन से बाहर आकर के प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, वो जंतर मंतर के ऊपर आकर के दिल्ली के भीतर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। तो समझिए देश को क्या बनाया है। एक ऐसा वक्त जो सोनम वांगचुक के पिता प्रोटेस्ट के ऊपर जब बैठे थे, एक ऐसा वक्त था जो लद्दाख के लोगों को अधिकार के लिए, तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी गई थी लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख जाकर के इंदिरा गांधी जी उनके पिता का उनको जूस पिला करके अनशन तुरवाने का काम किया था और बताया था कि आपकी जो डिमांड है, जो मांग है, उसको हम फुलफिल करेंगे। कुछ मांगे मान भी लिए थे, लेकिन आज के दौर सोनम वांगचुक जो इस सरकार की एक तरह से प्रशंसक भी रही है। और तो और जब 370 को हटाया गया, धारा 370 को हटाई गई थी, तो खुशी भी मनाई कि चलिए लद्दाख को लोग चाह रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, आपने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी यूटी बना दिया। अब दोबारा से स्टेटहुड की मांग भी नहीं कर रहे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन बाकी वादे जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था वो उसको पूरा ही नहीं करते। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष को नरेंद्र मोदी सरकार को खुली छूट देने की जरूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब सरकार ये दिखा रही है, बता रही है कि हठधर्मिता अभी भी पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन सवाल है कि बहुत सारे ऐसे मौके भी सामने आते हैं और ये 240 का असर होता है जब सरकार ने अपने कदम को पीछे खींच लिया। बहरहाल आपकी क्या राय है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना, खाने पर जीएसटी लगाना कहां तक सही है? गरीब लोग भूख रहता है तो वो खाना खाने 5 रुपए का जाएंगे, उसमें भी से 2 रुपया सरकार ही ले लेगी, तो फिर कैसे भूखमरी खत्म होगा देश के भीतर से? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।